हाँ जी दोस्तों, सेक्शन नंबर 110 तक हमारा कंप्लीट हुआ था। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं ड्यूरिंग दी मीटिंग वाली चीजों के ऊपर, मतलब प्रीरिक्विजिट्स क्या है ड्यूरिंग दी मीटिंग में। तो ये जो ड्यूरिंग दी मीटिंग है ये हमारा सेक्शन 117 तक चलता है। 110 तक हमने कंप्लीट किया है, मतलब हमारे पास 7 सेक्शन और हैं, जिसमें से कि उसका एक सेक्शन है सेक्शन नंबर 111, जो कि हम इस वीडियो के अंदर खत्म करने वाले हैं, जो कि बात करता है किस चीज के ऊपर, सर्कुलेशन ऑफ मेंबर रेजोल्यूशन। अब इसको समझने वाली चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये क्या है बेसिकली कि मेंबर्स को अगर कोई कुछ जो मेंबर्स की रिक्वायरमेंट यहां बताई जाएगी, उन मेंबर्स को अगर ऐसा लगता है कि कोई ऐसा रेजोल्यूशन है जो कि आने वाली जनरल मीटिंग में उसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। रेजोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसा डिसीजन लेना है जिसके लिए देखा जाए कि भैया सभी लोग अगर इस पे एग्री करते हैं तो डिसीजन फाइनल हो जाएगा, अदरवाइज रद्द हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर चर्चा जरूर होनी चाहिए। तो किसी भी मेंबर को अगर ऐसा लगता है कि किसी रेजोल्यूशन की ऐसी रिक्वायरमेंट है कि भैया इसके ऊपर बात होनी चाहिए आने वाली जनरल मीटिंग के अंदर, तो वो उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकता है कंपनी को एडवांस में। ठीक है, कंपनी को रिक्वेस्ट करेगा कि कंपनी तुम ऐसा करो, इस मुद्दे के ऊपर भी ना जब नोटिस दोगे जनरल मीटिंग का, तो उस नोटिस के अंदर ये मुद्दा भी शामिल कर देना कि इसके ऊपर भी चर्चा होगी। और अगर मेंबर को ऐसा लगता है कि इस मुद्दे के साथ साथ ये सिर्फ मुद्दा ही, रेजोल्यूशन ही काफी नहीं है, इसके साथ साथ किसी स्टेटमेंट की भी रिक्वायरमेंट है जिससे कि इस रेजोल्यूशन को समझने में आसानी होगी, कोई भी एक्स्ट्रा, जैसे हमने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देखा था, तो वैसी कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल डॉक्यूमेंट या एडिशनल कोई भी स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है इन रेस्पेक्ट टू दैट रेजोल्यूशन, तो वो उसके लिए भी रिक्वेस्ट कर सकता है कंपनी को कि कंपनी जब तुम नोटिस दोगे ना, तो इस रेजोल्यूशन की बात भी करना और इससे रिलेटेड ये स्टेटमेंट जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूट करवा देना, सर्कुलेट करवा देना सभी मेंबर्स को, ताकि जब वो मीटिंग में आए तो उसको इनके बारे में अवेयरनेस भी हो और उनके पास स्टेटमेंट भी हो, ताकि उसके बेसिस पर वो डिसाइड कर सके कि करना क्या है। ठीक है, तो ये एक यूनिक सा कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर बात करता है सेक्शन 111। यहां कह रहा है कि जो कंपनी नोटिस देती है जनरल मीटिंग की, उससे पहले मेंबर को मौका दिया गया कि भैया अगर आप लोग चाहते हो कि किसी मुद्दे पे डिस्कशन चाहते हो आप अगर मीटिंग के अंदर, तो उसके लिए आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा राइटिंग में। किसको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा? कंपनी में। ठीक है, अब बात आती है कि कौन रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो कौन रिक्वेस्ट करेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, कोई एक मेंबर रिक्वेस्ट करेगा तो उससे तो काम चलेगा नहीं। कोई एक मेंबर कह दे कि जी मैं कहता हूं जी ऐसे मुद्दे पे बात होगी, तो ऐसा थोड़ा है कि ऐसा हर एक मेंबर के मुद्दे को अगर छेड़ने लग गए मीटिंग के अंदर, फिर तो बात नहीं हो पाएगी। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि उतने लोगों को, उतने नंबर ऑफ मेंबर्स को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा जितने नंबर ऑफ मेंबर की जरूरत होती है किसी ईजीएम को बुलवाने के लिए। मतलब कि अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग सपोज आपको बुलाना है, जब हम सेक्शन 100 देखेंगे इसके ऊपर, अभी आपने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, बट जब हम इसको पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कुछ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं जो चाहे तो ईजीएम को बुलवा सकते हैं। तो उतने ही रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए जो कि इस बात की रिक्वेस्ट करेंगे कंपनी से कि कंपनी इस चीज के ऊपर नोटिस दो तुम सभी मेंबर्स को, और अलॉन्ग विद दैट अगर स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है तो वो भी दो। ठीक है, तो कौन करेगा? वो लोग करेंगे जो कि ईजीएम बुलवाने की ताकत रखते हैं एज पर सेक्शन नंबर 100। अब वो देख लेंगे हम सेक्शन नंबर 100 को जब रिलेट करेंगे, फिलहाल उसकी चर्चा मैं यहां पे नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो उस केस में कंपनी मना नहीं कर सकती है, कंपनी को नोटिस देना पड़ेगा उस रेजोल्यूशन के ऊपर भी। फिर बात आती है एक्सेप्शन फ्रॉम सर्विंग नोटिस। कब ऐसा होगा? जब आप रिक्वेस्ट तो करोगे लेकिन जो कंपनी है वो बाउंड नहीं है आपकी बात मानने के लिए और आपको नोटिस देने के लिए। तो ऐसा तब होता है जब सपोज रिक्वेस्ट किया गया किसी भी एक रेजोल्यूशन के रिगार्डिंग या फिर एक से ज्यादा रेजोल्यूशन के रिगार्डिंग। तो जो रिक्वेस्ट किया जाता है, तो रिक्वेस्ट कौन करेंगे? जो लोग रिक्वेस्ट करते हैं उनको बोला जाता है यहाँ पे रिक्वेशनिस्ट, मतलब जो रिक्वेजिशन भेज रहे हैं कि भैया ऐसा काम करो। तो ऑब्वियस सी बात है, जो रिक्वेजिशन भेजेंगे कंपनी को और रिक्वेस्ट करेंगे इस चीज के रिगार्ड में, वो अपने रिक्वेजिशन के अंदर साइन करके भेजेंगे। चाहे वो एक चीज की बात करे, चाहे जितनी चीजों की बात करे, जितनी भी रिक्वेस्ट भेजे, उन सभी के ऊपर उन सभी रिक्वेजनिस्ट का क्या होना चाहिए? सिग्नेचर होना चाहिए। मतलब उन्हें सभी व्यक्ति का जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनका सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, और वो जो सिग्नेचर है साथ, जो सिग्नेचर के साथ जो रिक्वेजिशन आपने भेजा, वो ऑब्वियस सी बात है कि वो डिपॉजिट हो जाना चाहिए। कहां पे? रजिस्टर्ड ऑफिस में। मतलब जो आप रिक्वेस्ट करना चाह रहे हो वो डिपॉजिट हो जाना चाहिए। कब? रजिस्टर्ड ऑफिस में। अब कब हो जाना चाहिए? तो उसको लेकर टाइम लिमिट है। मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, कंपनी को डिसाइड करना है कि मीटिंग करे ना करे। अब आप जो रिक्वेस्ट कर रहे हो तो ये थोड़ा है कि आप सपोज मीटिंग के 3 दिन पहले आके कहो कि जी इस चीज के ऊपर भी डिस्कस होना चाहिए। ऐसा तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपने एक जनरल सिनेरियो क्या देखा हुआ है? जनरल सिनेरियो आपने देखा हुआ है कि 21 दिन का क्लियर नोटिस देना होता है कंपनी को। कंपनी 21 दिन का क्लियर नोटिस देती है सभी मेंबर को कि मीटिंग इस दिन को है और ये सारी चीजें होने वाली है। इस चीज का नोटिस देने की लाइबिलिटी हमने देखा हुआ था सेक्शन 101 के अंदर, जिसमें बात हुई थी 21 डेज क्लियर डेज की। ठीक है, तो यहां पे क्या कहा गया कि अगर कोई रेजोल्यूशन से रिलेटेड आपको चर्चा चाहते हो कि भैया कोई रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है आपकी कि उस रेजोल्यूशन के ऊपर बात हो मीटिंग में, तो उसके लिए आपको
6 हफ्ते से पहले पहले, मतलब 6 हफ्ते से कम पीरियड नहीं होना चाहिए, जब मीटिंग होने वाली है उससे 6 वीक्स पहले पहले तक आपका जो रिक्वेशन है, जो रिक्वेस्ट है बेसिकली, वो हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस में जमा हो जाना चाहिए। कितने दिन से पहले पहले? 6 हफ्ते से पहले पहले। किस चीज के ऊपर? जब आप चाहते हैं कि कोई रेजोल्यूशन की बात हो, रेजोल्यूशन के लिए नोटिस दे कंपनी, तो उस चीज में आपको टाइम दिया गया 6 हफ्ते का। अब बात करते हैं कि आप रेजोल्यूशन की बात नहीं करते हो, आप कोई और रिक्वेस्ट कर रहे हो। कोई और रिक्वेस्ट में जैसे आपने देखा कि कोई डॉक्यूमेंट है, कोई स्टेटमेंट है जो आप चाहते हो कि नोटिस का सर्कुलेट हो, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर आप चाहते हो कंपनी से, तो उस चीज के लिए भी रिक्वेस्ट किया जाता है। लेकिन वहां पे 6 हफ्ते नहीं है, वहां पे जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 2 हफ्ते का। मतलब कि मीटिंग की जिस दिन होने वाली है उससे अगर 2 हफ्ते पहले पहले भी आप अगर ये रिक्वेस्ट दे दोगे, वो नंबर ऑफ मेंबर्स अगर रिक्वेस्ट दे देंगे जो कि सेक्शन 100 के हिसाब से वैलिड है, तो उस केस में कंपनी आपको डॉक्यूमेंट देगी। तो 2 कंडीशन आई कि अगर आप रेजोल्यूशन की डिमांड करते हो, नोटिस चाहते हो रेजोल्यूशन का, तो उसके केस में आपको 6 हफ्ते से पहले पहले ये जो नोटिस है, ये रिक्वेस्ट है, ये आपको डिपॉजिट कर देना है। कहां पे? रजिस्टर्ड ऑफिस में। ठीक है। अच्छा, अब जो ये डिपॉजिट किया जाता है तो उसमें 2 चीजें हैं, एक तो 6 वीक्स का है, एक 2 वीक्स का है। सिंपल है, रेजोल्यूशन के रिगार्ड में 6 वीक है, एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट या एनी अदर रिक्वेस्ट अदर देन जो आपने देखा पहले पॉइंट में 6 हफ्ते पॉइंट में, मतलब कि रेजोल्यूशन के अलावा कोई और रिक्वेस्ट अगर आप करते हो तो उस केस में आपको जो टाइम लिमिट है वो कितना है? 2 हफ्ते का, कि आपका रिक्वेस्ट जो है वो 2 हफ्ते से पहले पहले रजिस्टर्ड ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए। ठीक है जी। अब क्या इसके लिए कोई पैसे देने की भी आवश्यकता होगी क्या? कोई रिक्वेस्ट के साथ पैसे भी दिए जाएंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, क्या कहा जाता है यहाँ पे कि आप जो रिक्वेस्ट कर रहे हो उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए कंपनी के कुछ ना कुछ खर्चे होंगे। कंपनी उसको उसके ऊपर एक्ट करेगी, उसके ऊपर काम करेगी, तो कंपनी के एक्सपेंसेस होंगे। जो भी कंपनी के एक्सपेंसेस होंगे वो भी आपको अलोंग विद दैट रिक्वेस्ट आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। कहां पे? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में। मतलब वो पैसा भी आपको वहां पे जमा करना पड़ेगा जो आप डिमांड कर रहे हो स्टेटमेंट की या एनीथिंग, वो सारा आपको जमा करना पड़ेगा कंपनी में कि भैया कंपनी ये लो पैसे, और इसके साथ साथ जो जो हमने रिक्वेस्ट किया उसको आप फुलफिल करो हमारी रिक्वेस्ट को। तो ये 2 कंडीशन आता है। पहले पॉइंट कहता है कि टाइम लिमिट, दूसरा कहता है पैसे। अगर दोनों में से एक भी फुलफिल नहीं हुआ, मतलब टाइम लिमिट के बाद जाके आप सपोज रिक्वेस्ट करते हो, तो आपकी बात नहीं मानी जाएगी। मतलब कंपनी बाउंड नहीं है, कंपनी चाहे तो आपकी बात मान ले, चाहे तो ना माने। और अगर आपने पैसे डिपॉजिट नहीं किए तो उस केस में भी कंपनी बाउंड नहीं है, चाहे तो आपकी बात माने, चाहे तो ना माने। फिर आपने एक चीज देखी कि आपको ये चीज पता है कि 21 डेज का क्लियर नोटिस होता है जीएम के रिगार्डिंग में। ठीक है। अब यहाँ पे 6 वीक कहा गया। 6 वीक को अगर मैं मोटा मोटा कह के चलूं तो 42 डेज बेसिकली बात कर रहा है। मतलब कह रहा है क्या कि भैया 42 दिन पहले आप हमें बता दो, अगर आप किसी चीज पे मुद्दे पे डिस्कशन चाहते हो, तो फिर जब कंपनी नोटिस देगी तो उसको उसके अंदर जोड़ देगी। ठीक है। अब सपोज ऐसा हुआ कि हमने कंपनी को रिक्वेस्ट की, हमने कंपनी को एक रिक्वेस्ट भेजी कि भैया ये चीज डिस्कशन होना चाहिए, और कंपनी उसके बाद जनरल मीटिंग का नोटिस जारी करती है जिसमें कि 6 हफ्ते से कम का टाइम रखती है। तो रख सकती है बिल्कुल, क्योंकि आपने मीटिंग में देखा 21 दिन की बात होती है। तो सपोज करो कंपनी ने 25 दिन का टाइम दिया, हमने कंपनी को 35 दिन, सॉरी 35 दिन नहीं, 6 हफ्ते है, तो हमने सपोज 45 दिन पहले कंपनी को इंटीमेट कर दिया था कि भैया जब भी आने वाली जनरल मीटिंग होगी उसके अंदर इस चीज पे बात करना। ठीक है, 6 हफ्ते से पहले डिस्कशन कर दिया था। अब कंपनी ने, हमें जो पता था कि मीटिंग की डेट ये होने वाली है, कंपनी ने क्या किया, उस टाइम तक डिक्लेयर नहीं किया था मीटिंग, उस टाइम तक मीटिंग बुलाई नहीं थी, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं थी। जब हमारा रिक्वेस्ट पहुंचा उसके बाद कंपनी मीटिंग बुलाती है और उसके अंदर सपोज टाइम देती है वो 25 दिन का। अब 25 दिन के टाइम के अंदर उसने अगर मीटिंग बुला लिया तो एज पर रूल हमें लगा था कि हमने 45 दिन पहले दे दिया था, लेकिन कंपनी को सपोज हमारा जब रिक्वेस्ट मिला, रिक्वेस्ट मिलने में 2 दिन लगाए सपोज, और 2 दिन के बाद 25 दिन का उन्होंने टाइम दिया, तो सपोज टोटल मिला के 27 डेज हुए, जो कि 6 वीक की कंडीशन को फुलफिल नहीं करता। तो इस हिसाब से अगर कुछ ऐसी हरकत होती है तो उस केस में 6 वीक का कंडीशन नहीं माना जाएगा। मतलब क्या है इन शॉर्ट, कि मैंने एक बार रिक्वेस्ट दिया, रिक्वेस्ट देने के बाद अगर कंपनी जीएम बुलाती है, जीएम का नोटिस जारी करती है, तो उसके बाद अगर 6 हफ्ते का टाइम हो चाहे ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जीएम जारी एक बार हो गया या जीएम की डेट एक बार डिसाइड हो गई है, सपोज कि इस डेट को जीएम होने वाली होगी, नोटिस नहीं दिया गया अभी, पर यह डिसाइडेड है कि जनरल मीटिंग इस डेट पे होगी, तो उस डेट के अकॉर्डिंगली मैं 6 हफ्ते का ध्यान रखूंगा और उसके बाद उसके हिसाब से मेरे को अपना रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा कंपनी में। लेकिन एक बार मैं रिक्वेस्ट भेजता हूं और रिक्वेस्ट मिलने के बाद कंपनी एक्ट करती है और 6 हफ्ते से पहले मीटिंग बुला लेती है, तो उस केस में माना जाएगा कि जो मैंने रिक्वेस्ट दिया है वो वैलिड है और कंपनी को उसको शामिल करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये बात आ जाती है आपके प्रोविजो के अंदर, क्योंकि ये इश्यू हो सकता है इसके अंदर। फिर एक और चीज आती है कि कब सर्कुलेट नहीं किया जाएगा, मतलब स्टेटमेंट जो सर्कुलेशन की बात हो रही है उसको लेके भी एक्सेप्शन क्या है कि अगर कोई भी कंपनी के बिहाफ पे या फिर कंपनी या कोई भी एनी अदर पर्सन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता है, एप्लीकेशन देता है कि सर जी ये जो आपने राइट दे रखा है इस सेक्शन 111 में, इसके तहत कोई इसका गलत फायदा उठा रहा है,
मतलब कि कोई ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी ऐसी स्टेटमेंट सर्कुलेट करना चाह रहा है जो कि किसी ना किसी को डिफेम करता है, या फिर वो उसके राइट के अंदर नहीं आता, उसकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, और स्टिल वो चीज मांग रहा है जिससे कि वो अपनी राइट को अब्यूज कर सके या किसी भी डिफेमेटरी मैटर को इंट्रोड्यूस कर सके। कुछ भी ऐसी अगर एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको देखेगी, समझेगी, और अगर उसका ऐसा लगता है कि अपने राइट का कोई गलत फायदा उठा रहा है, मतलब कि कोई ऐसी स्टेटमेंट मांग रहा है जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, या कोई ऐसी इंटरनल इंफॉर्मेशन चाह रहा है, या कोई भी ऐसी चीज को सर्कुलेट करवाना चाह रहा है जिसकी कि ऐसा नीड नहीं है, या फिर वो एब्यूजिंग नेचर का है, या फिर वो डिफेमेटरी मैटर से रिलेटेड है, तो उस सिचुएशन में वो ऑर्डर कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं जी, ऐसी स्टेटमेंट जारी करने की आवश्यकता नहीं है कंपनी को। ठीक है जी, तो कंपनी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जारी करते तो ऑब्वियसली बात है, फिर तो वो बच गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट है फुटनोट के अंदर, वो ये रहा गया है कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा गया एक्ट के अंदर, ये बेसिकली डेलीगेट कर दिया गया है किसको, रीजनल डायरेक्टर को। तो एक्चुअल ये जो राइट है, ये जो पावर है कि इस टाइप की ऑर्डर निकाला जा सके और कंपनी को रोका जा सके सर्कुलेशन से, तो वो जो पावर है वो किसके पास है, वो है रीजनल डायरेक्टर के पास, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है जी, ये बात भी खत्म हो जाती है। फिर ये कहा गया कि भैया थर्ड पॉइंट के अंदर ऑर्डर की बात हो रही है, इस ऑर्डर के अंदर कॉस्ट बियर करने का ऑर्डर भी निकाला जा सकता है। मतलब कि जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो रिक्वेशनिस्ट है बेसिकली, उनको ये भी कहा जा सकता है कि भैया कंपनी का जो नुकसान हुआ तुम्हारे इस हरकत की वजह से, कंपनी को हमें अप्लाई करना पड़ा या जो भी कुछ ऐसा कुछ बियर किया अगर कॉस्ट, तो वो कॉस्ट तुम फुलफिल करोगे, मतलब वो कॉस्ट की पेमेंट करोगे तुम कंपनी को। ठीक है, तो ऐसा ऑर्डर भी उसके साथ शामिल किया जा सकता है। फिर बात आती है लास्ट पॉइंट जो कि डिफॉल्ट के ऊपर है। डिफॉल्ट क्या है कि अगर इस प्रोविजन का डिफॉल्ट करेगी, कौन करेगा, या तो कंपनी या फिर कोई भी ऑफिसर जो कि कंपनी का, जिसको हम कहते हैं ऑफिसर इन डिफॉल्ट, तो उस सिचुएशन में उसके ऊपर क्या लगेगा, पेनल्टी। पेनल्टी कितना लगेगा, तो एग्जैक्ट पेनल्टी है ना, ये अप टू है ना मिनिमम है ना मैक्सिमम, ऐसा कुछ नहीं है, सीधा सीधा फ्लैट पेनल्टी है जो कि है 25,000 रुपीज की। अगर आप कोई भी कॉन्ट्रावेंशन करते हो इस सेक्शन के अंडर, तो सीधा सीधा आपको 25,000 रुपए का जुर्माना वहां पे करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये छोटी छोटी सी 5 बातें थी जो कि सेक्शन 111 को बताता था। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूनिक है कि भैया मेंबर रिक्वेस्ट करेगा, फिर उस रिक्वेस्ट के ऊपर कुछ टाइम लिमिट है और कुछ फीस की बात हो रही है, फिर उसको ध्यान में रखते हुए वो जो नोटिस यूज करेगा उसके अंदर उस रेजोल्यूशन की बात भी होगी, एंड अलॉन्ग विद दैट स्टेटमेंट भी होगा। तो थोड़ा सा यूनिक कॉन्सेप्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सेक्शन नंबर 111। चलिए, होपफुली समझ में आ गया होगा ये।